नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन जीने की कला के बारे में। मतलब आत्मपरिष्कार की एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर से मजबूत और बाहर से प्रभावशाली बनाती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, महात्मा इमर्सन ने क्या कमाल की बात कही थी। मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। ये सिर्फ एक मजबूत इरादा नहीं है, बल्कि ये गहरी समझ है कि हमारी असली दुनिया तो हमारे अंदर बसती है, बाहर के हालात में नहीं। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये तो जीने का एक पूरा दर्शन है। ये इस आइडिया पर आधारित है कि हम अपने अंदर एक सुसंस्कृत मन तैयार करें, एक ऐसा मजबूत किला जिसे बाहर की कोई भी उथल पुथल भेद न सके। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे एक बढ़िया गाड़ी का सस्पेंशन होता है ना, वो खराब सड़क के सारे झटके खुद सोख लेता है और अंदर बैठे इंसान को ज्यादा पता भी नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही एक परिष्कृत व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों को, सारे झटकों को अपना संतुलन खोए बिना सह लेता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बनता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें व्यक्तित्व के दो खास पहलुओं को देखना होगा, एक हमारा अंदर का स्वरूप और दूसरा हमारा बाहरी स्वरूप। आइए देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या और मिलकर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। देखिए, संस्कृति का मतलब है हमारा आंतरिक सुधार, अपने गुणों को, अपने कर्मों को और अपने स्वभाव को बेहतर बनाना। इसी से मन को शांति मिलती है और असल तरक्की होती है। और दूसरी तरफ है सभ्यता, जो हमारा बाहरी आचरण है। मतलब समाज में हमारा व्यवहार, हमारा शिष्टाचार, हमारे रिश्ते। इससे हमें समाज में सम्मान और उपयोगिता मिलती है। और एक संपूर्ण विकास के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने अंदरूनी पक्ष को मजबूत करने के एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके की, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे काम करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, बड़ी शानदार है। कल्पना कीजिए, एक मंदिर बन रहा है और वहां 3 मजदूर एक ही काम कर रहे हैं। पहले से पूछा तो उसने कहा मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो उसे मिला तनाव। दूसरा बोला ये मेरी रोजी रोटी है, आजीविका है, तो उसे संतोष मिला। पर जो तीसरा था, उसने कहा मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, ईश्वर का घर बना रहा हूँ, और उसे उसी काम में आनंद मिल गया। काम एक, पर नजरिए ने देखिए परिणाम कैसे बदल दिए। तो असल में यही है कर्मयोग। अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक पूजा की तरह करना। पूरी लगन, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना और फल की चिंता छोड़कर बस इस काम को करने में ही खुशी ढूंढना। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही साफ 4 कदमों वाला एक ढांचा है, एक साधना है। इसे एक किसान के काम की तरह सोच कर देखिए, कितना आसान हो जाता है समझना। पहला कदम है आत्मचिंतन, यानी खेत की जुताई करना और ये देखना कि विकास में रुकावटें कहाँ हैं। दूसरा है आत्मसुधार, यानी उन बुरी आदतों की खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकना। तीसरा है आत्मनिर्माण, यानी अच्छे गुणों के नए ताजे बीज बोना। और चौथा आत्मविकास, मतलब जब फसल तैयार हो जाए तो अपनी काबिलियत को, अपने गुणों को पूरी दुनिया के साथ बांट। हाँ, और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात, इन 4 कदमों को एक एक करके नहीं करना है, बल्कि एक साथ साधना है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक संतुलित भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ एक साथ खाते हैं। यही तो संतुलित विकास का असली रास्ता है। तो जब इस पूरी साधना को, इस प्रैक्टिस को लगातार जीवन में उतारा जाता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक साधारण इंसान का एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल जाना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिन्हें हम महापुरुष या महान आत्मा कहते हैं, वो किसी दूसरे लोक से नहीं उतरे हैं। वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही थे, जिन्होंने बस लगातार प्रैक्टिस से, साधना से खुद को निखारा है, खुद को विकसित किया है। महानता कमाई जाती है, जन्म से नहीं मिलती। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आत्मचिंतन, सुधार, निर्माण और विकास के इस रास्ते पर जीवन साधना का अगला कदम क्या होगा?